है फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका जो 10th चैप्टर है समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध, और इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं। और वादा करता हूं, अगर कुछ भी नहीं आता मेरे दोस्त तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में न बैठ गया तो आप फिर कहना। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चैनल पे नए होंगे तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि दोस्तों आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आइए, ज़्यादा नजर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज आपका जो टॉपिक है वो समलंब का क्षेत्रफल है, इसका वृत्त है। तो पहले हम लोग समलंब के बारे में जानेंगे कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की, जैसे चतुर्भुज है, कोई एक जो भुजा है वो क्या हो, समांतर हो, या फिर जिसका एक युग्म क्या हो, आपका समांतर हो। जैसे मैंने यहाँ परिभाषा आपको लिखा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। सिर्फ एक युग्म, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक करता हूं, एक लाइन मैंने लिख दिया, खींच दिया ऐसे, और दूसरी लाइन ऐसे खींच दिया, और ये लाइन जो है आपका एक दूसरे के क्या है, आपका समांतर है। समांतर का मतलब देखिए, समांतर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो जाएगा समान और प्लस अंतर। कहने का मतलब इसमें अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर आपका 5 मीटर है तो यहां से यहां तक की भी दूरी आपकी क्या होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आई? तो वो होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ये बात आपको समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं आपको ऐसे बढ़ा देता हूं। अब इसको मैं क्या करूं, ऐसे मिला दूं, या फिर इसको भी ऐसे कहीं मैं बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या करूं, ऐसे मिला दूं। तो ये जो आपका चतुर्भुज बना, ये आपका क्या बना, समलंब चतुर्भुज बना। क्या बना मेरे दोस्त, समलंब चतुर्भुज बना। अब अगर इसमें इसका मैं नाम दे दूं तो ये होगा ABC आपका D। तो इसमें ध्यान रखिएगा, AB जो है पर समांतर है किसके, DC। अब आप इसमें कहेंगे तो यहाँ तो समांतर नहीं है, तो अगर इसको आपको ऐसे करके बढ़ा देंगे और इसे भी ऐसे करके आपको बढ़ा देंगे तो क्या इनके बीच की दूरी तो समान ही रहेगी। तो देखिए, समांतर का मतलब होता है मेरे दोस्त, इन दोनों, ये भुजा और इस भुजा के बीच की ये जो दूरी है ना, वो हमेशा अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी, और यहाँ से अगर इसको मैं बढ़ा दूंगा फिर भी नाप दूंगा तो क्या होगी, आपकी 5 होगी। अगर 2 होगी तो 2 ही होगी, 1 होगी तो 1 होगी। मतलब सभी जगह इनकी दूरी क्या होनी चाहिए, आपकी समांतर होनी चाहिए, मतलब समान होनी चाहिए। बात समझ में आया? तो ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर ऐसे भी लिखूं, एक चतुर्भुज मैंने ऐसे बनाया और दूसरा भी अगर ऐसे में बना दिया, ठीक है, और इसके बीच की अगर दूरी है जो क्या है, आपका समान है, क्या है मेरे दोस्त, अगर मेरी इसके बीच की दूरी भी अगर आपकी समान है तो ये भी आपका क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज ही होगा। ध्यान रखिएगा, समलंब चतुर्भुज ही होगा। ये बात आपको समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, अगर इस समलंब चतुर्भुज का अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, अगर आपसे मैं बात करूं इस समलंब चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। ध्यान रखिए, ये तो समांतर चतुर्भुज है, इस पे अगर मैं ऐसे लंब डाल दूं, ऐसे अगर मैं आपको लंब डाल दूं और यहां से मैं इसको लंब डाल दूं ऐसे, तो ये देख रहे होंगे आपका क्या बना, ये आयत के शेप में बन गया। क्या आयत के शेप में, ले लंबाई कुछ और होगा, चौड़ाई कुछ और होगा। और यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, ये आपका एक त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल निकाल लूं और इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दूं तो क्या मेरे को पूरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसका आपको डिटेल देखना है तो मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो 3rd चैप्टर है वो आयतन एवं धारिता करके है, उस चैप्टर में आप देख लीजिएगा, 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने डेरिवेशन भी कराया है। यहां पर ध्यान रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 उड़ते समांतर भुजाओं का योग। भैया अगर मान लेते हैं ये भुजा, अगर इस भुजा की जो लंबाई है मान लेते हैं 5 मीटर है, और दूसरी भुजा क्या है आपका, इसकी मान लेते हैं 3 मीटर है, तो ये दोनों, ये भुजा समांतर दोनों है ना, लेकिन ये भुजा अगर आपकी बड़ी है, ये भुजा थोड़ा छोटी है, लेकिन ये दोनों भुजाओं की समांतर एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है, समान है। तो इस समांतर भुजाओं का योग कर करके
इसमें हम क्या करेंगे, ऊंचाई। भैया ऊंचाई कहीं पर दिया रहेगा या फिर इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दिया रहेगा, उसे ही हम लोग ऊंचाई, अगर इसको मैं बोलूं बीच की दूरी या फिर ऊंचाई भी बोल सकता हूं उसी को। तो ध्यान रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मान लेते हैं, ये हो गई, ये हो गई, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या फिर ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आइए इस पर जो आपका बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, देखिए एक समलंब की समांतर भुजाएं 30 मीटर और 16 मीटर हैं। अब भैया हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक समलंब है, तो हम भैया समलंब बना लेते हैं। आपका इस प्रकार से मैं समलंब बना लेता हूं, इस प्रकार से भी अगर मैं बना दूं तो ये भी आपका फिर समलंब है, ऐसे भी अगर मैं कर दूंगा फिर भी ये आपका क्या है, समलंब है, क्योंकि एक भुजा क्या होगी आपकी समांतर, इधर बने चाहे ना बने, ये भी आपका एक समलंब है। अब इसका मैं नाम लेता हूं ABCD। अब क्या कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 30 मीटर और 16 मीटर हैं। अब बताइए कि इसमें 30 मीटर कौन सा होगा, जो बड़ा वाला होगा वो 30 मीटर होगा, तो ये वाला हम मान लेते हैं आपका दिया है कितना, 30 मीटर दे दिया, समझ में आया। और कितना है भैया, अब AB ये वाला कितना हो जाएगा आपका, 16 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब कह रहा हूं उनके मध्य की दूरी, अब भैया समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी चाहे यहां से हम ले लें और चाहे हम क्या करें यहां पर ले, यहां से ले, चाहे यहां से ले, चाहे यहां से ले, कहीं से भी ले, सभी जगह क्या होगा, 16 मीटर होगा, क्योंकि कह रहा है समांतर है, तो समांतर का मतलब ये होता है समान अंतर। इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। चाहे मैं यहां से लूं, तो अगर यहां से लेना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ा दूंगा तो फिर भी तो ये क्या होगा आपका 12 मीटर, या फिर मैं इसको ऊंचाई भी तो बोल सकता हूं, बीच की दूरी को ऊंचाई भी, तो ऊंचाई भी कहीं पर आपको दे सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो उसके मध्य की दूरी क्या है मेरे भैया, तो यहां से मैं लिख लेता हूं कितना है, 12 मीटर है, कितना है, 12 मीटर है। तो कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो भैया समलंब का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यही बताया था कि समांतर भुजाओं का योग। तो लिख देंगे, मान लेते हैं ये भुजा AB, समांतर लिख लेते हैं, हिंदी में ही लिख लेते हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई लिख सकते हैं या फिर उनके बीच की दूरी, तो यहां पर हम ऊंचाई ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा, यहां पर मैं करूंगा तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो एक भुजा 16 है और दूसरी कितना है 30, तो इसको जोड़ देंगे 30 + 16 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा आपकी 16 ये हो गई, ये 30 हो गई, तो इनका दोनों का योग कर दिए, इंटू ऊंचाई लिख लीजिए या फिर इनके मध्य की बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या है आपका मेरे भैया, 12 है। कितना है मेरे दोस्त, 12 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 गुणित एक कितना हो जाएगा आपका 30 और 16 अगर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 46 और गुणित कितना हो जाएगा आपका 12। तो इसमें आपको करना है तो ये कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 6 दूना के 12, तो इसमें गुणा करेंगे देखिए 6 के 36 के 6 और 6 चौके 24, 25, 26, 27 कितना हो जाएगा देखिए 276। देखिए किसमें दिया है आपका, मीटर में दिया है, तो हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा आपका वर्ग मीटर, जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आपको आई होगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी समलंब की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, फिर हमको क्या करना है, एक समलंब बना लेना है। अब मान लेते हैं एक समलंब हमने इसे बना लिया, कैसे भी बना लीजिए। कह रहा है कि उनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो भैया ये बताइए, अगर मैं इसको ABCD मान लूं तो 8 सेंटीमीटर ई होगी कि ये होगी, जो बड़ी होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसमें तो इसको हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ये मान लेंगे। और ये वाली आपको कितना होगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा। और उनके मध्य की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, जिसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, अगर ये सीधा लंबवत होगी, अगर हम ऐसे करेंगे तब ये दूरी नहीं होगा, एकदम सीधा जो एकदम खड़ी होगी ऐसे, तो वही वाली आपकी दूरी लेंगे, बीच की दूरी, ठीक है। तो ये कितना आपका देखिए 6 सेंटीमीटर दिया था, हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 6 सेंटीमीटर आपका क्या करते हैं हम लिख देते हैं। तो कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग इंटू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए कि समलंब का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई के जगह आप लिख सकते हैं उनके बीच की दूरी, उनके मध्य की दूरी, ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं। खाली फार्मूले में आपको रखना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है आपका, देखिए ए बी है और सी डी, इन दोनों का योग करेंगे तो आपका क्या होगा 6 + 8 और गुणित उनके बीच की दूरी कितना है मेरे भैया 6 है। अब इसको सालों करेंगे तो आपको हो जाएगा, देखिए 1/2 गुणित 8 से कितना हो जाएगा आपका 14 गुणित 6, इसको काट कर दीजिए तो 2 × 6 हो जाएगा, 14 × कितना हो जाएगा आपका 42 वर्ग मीटर। कितना होगा 42 वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है समलंब के बारे में तो आपने जान लिया। अब अगला है आपका देखिए वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। तो वृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है, देखिए किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, कहां समतल में, हवा में नहीं, किसी समतल में स्थित किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्त कहलाता है। कहने का मतलब देखिए, ये देखिए पूरा समतल है, ये बोर्ड आपको समतल दिख रहा होगा। अब कह रहा है समतल में स्थित, अब कह रहा है किसी एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु मैंने ले लिया, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी मान लेते हैं, एक दूरी मैंने ले लिया यहां तक, ठीक है। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक आपका बिंदुपथ बनेगा, यहीं से आपका एक लाइन भाई कोई एक्सेंट करके ऐसे पूरा एकदम घुमा दीजिए। मान लेते हैं एक निश्चित बिंदु लिया, अब इसको ऐसे करके प्रकार से ऐसे हम लोग घुमाते थे, एक निश्चित दूरी कोई बिंदु से लेकर के, तो ये कह रहा है कि समान दूरी पर स्थित, अब यहां से निश्चित समान दूरी यहां पर की ये जो दूरी होगी, यहां पर जितने भी चीजें बनेंगी पूरे जगह आपका क्या होगी समान होंगी। तो ये जो आपका बिंदुपथ बनेगा ना, ये छोटे छोटे बिंदुओं से, अगर मैं वृत्त को अगर ऐसे करूं, अगर ऐसे मैं मान लेता हूं, ऐसे करता हूं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा एक बिंदुपथ बनेगा, ऐसे बिंदु करते करते ये बनेगा, वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, ये दूरी जो इसकी होगी ना पूरी क्या होगी, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है यही क्या कहलाता है आपका वृत्त कहलाता है। और यह जो निश्चित आपका बिंदु होता है दोस्तों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस केंद्र से इस निश्चित बिंदु के बीच की जो दूरी होती है इसे ही क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, त्रिज्या कहते हैं। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। और ध्यान रखिएगा, इसी त्रिज्या के एकदम देखिए सीधे, अगर यहां से यहां तक मैं मिला दूं एकदम सीधा, मतलब इसके बीच को जो एंगल हो, कोण हो 180 अंश का हो, तो यह जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और इसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और व्यास देखिए ये आर हुआ, ये आर हुआ, तो व्यास को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। किससे, डी से इंडिकेट किया जाता है। आर प्लस आर, तो कुल मिलाकर कितना हुआ व्यास के, क्या 2r लिख सकते हैं, क्या व्यास के बराबर मैं 2r लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। अब और आपका देखिएगा, ये जो बिंदुपथ है इसकी ये जो दूरी होती है ऐसे पूरा, ये जो बिंदुपथ है आपका है ना, यही जो ये जो वृत्त बोलते हैं, ये जो पूरा बिंदुपथ होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। और यही जो आपकी परिधि होती है, इसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। ये बात आपको समझ में आया दोस्तों। तो हम ये भी कह सकते हैं कि खुद से दोस्ती, खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। समझ में आया दोस्तों कि वृत्त की परिधि 2πr, खुद से दोस्ती, खुद से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। याद कर लीजिए, आप लोग दिमाग में बैठ गया होगा। अब कह रहा है देखिए कि वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध कर रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे वृत्त की परिधि संबंध कर रहे हैं और व्यास यही कर रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से
कि वृत्त की परिधि बटा के व्यास। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो मेरे भैया वृत्त की परिधि होती क्या है? 2 पाई आर। अभी हमने बताया कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वृत्त का व्यास होता है 2r। अभी आप लोगों को जस्ट मैंने बताया, d बराबर होता है 2r। तो व्यास को d भी लिख सकते हैं या फिर 2r भी लिख सकते हैं। तो देखिए r से आपका r गया, 2 से आपका 2 गया, बचा क्या आपका पाई। और इस पाई का मान देखिए बताया जाता है 22/7। क्या होता है? 22/7। तो अगर हम आप देखें कि वृत्त की परिधि और व्यास में जो संबंध है वो क्या है? 22 कितने का है? 7 का है। कितने का है मेरे दोस्त? 22:7 का है। तो इस पर आपका जो आधारित प्रश्न होता है कैसे बनता है, आइए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इस पे आधारित जो आपका प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन क्या करा, देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। ध्यान रखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या। अब मैं क्या करता हूं, एक वृत्त ले लेता हूं, थोड़ा इंक कम है, मैनेज करिएगा, समझने का कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। अब मैं अगर कहूं एक वृत्त है, ये आपका वृत्त हो गया। अब इसकी त्रिज्या जानते हैं, ये आपका वृत्त के केंद्र से और वृत्त के बिंदु पथ तक की जो दूरी होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? r से दर्शाते हैं। तो r बराबर कितना दिया आपका? 31 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया आपका? सेंटीमीटर दिया है। पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कह रहा है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है। क्या होती है? 2 पाई r होती है। और अगर इसमें अगर हम करें तो हो जाएगा देखिए 2 गुणित पाई का मान होता है देखिए 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। क्या होता है? पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। ठीक है, तो वहां पर हम रख लेंगे इंटू r। r का मान कितना दिया? देखिए 31 दिया है। कितना दिया है? 31। तो यदि मैं 31 का 2 में अगर मैं गुणा कर लूं तो आपका कितना हो जाएगा? 31 दूना आपका हो जाएगा 62। आपका देखिए कुछ कट नहीं रहा है, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 3.14 लिख लेंगे। क्या करेंगे? 3.14 लिख देंगे, या फिर इसमें आपको गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसका मान अगर आपको पाई का मान नहीं रखना है तो आपसे आप लिख सकते हैं वृत्त की परिधि 62 पाई, क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 पाई सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। और या फिर पाई के मान 3.14 रख करके आप सॉल्व करेंगे, तब पर भी जो आएगा आपका आंसर वो भी सही है और ये भी सही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त? देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करिए। तो देखिए यदि किसी वृत्त की परिधि, देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा कोई वृत्त है, अब परिधि क्या होता है? यहां से जैसे मान लेते हैं ये वाली पूरी होती है, ये आपकी परिधि होती है। तो आपका कह रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, ये पूरा जो है आपका कितना है? 31.4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब आपका 2 पाई r, कहने का मतलब 2 पाई r क्या दिया है? 2 पाई r बराबर दिया है आपका देखिए 31.4 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है तो उसका व्यास ज्ञात करिए। तो भैया व्यास d बराबर क्या होता है? 2r होता है ना। ये व्यास अगर यहाँ से हमें हटा दूं तो वृत्त की सबसे बड़ी जो विजीवा होती है वही होती है वृत्त का व्यास। तो यहाँ से हमें क्या करते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए 2r इंटू पाई बराबर 31.4 ये हो सकता है। तो इसके जगह पे हम पूरा क्या व्यास लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्योंकि व्यास d बराबर 2r होता है तो इसके जगह हम व्यास लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं देखिए व्यास बराबर 31.4, ये पाई क्या हो जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा। ये समझ में आया? जब पाई आपका नीचे आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर कि 31.4, पाई का मान होता है देखिए 22/7 होता है। 7 जब आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए 31.4, सॉरी यहाँ 27 नहीं, यहाँ पर 22 होगा, 22 यहाँ हो जाएगा 22, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो गुणित आपका 7 हो जाएगा। अब इसका गुणा करें, आपको देखिए 7 चौके 28 के 8
देखिए 7 एकम 7 और 7 2 9, 7 चौक 28 के 8, 7 एकम 7 2 9, 7 त्रिकी 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना 219.8 बटा के 22। तो देखिए 22 दहा में 220 होता है, तो 219.8 के लगभग है। तो हम मान सकते हैं कि क्या है आपका, देखिए 9 दशमलव समथिंग आएगा, या फिर मैं लिख दूं 10 सेंटीमीटर लगभग। 10 सेंटीमीटर आपका क्या लिख दें लगभग, अगर मैं लिख दूं तब पर भी आपका गलत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए राकेश को दौड़ के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनवाया गया है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा वाला आपका क्वेश्चन देखिए, एक ही मैं चीजों से लेकर के आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि राकेश को दौड़ने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनाया गया। ये आपका वृत्त के आकार का रास्ता हो गया, होगा कि नहीं, ये वृत्ताकार हो गया। अब कह रहा है यदि एक चक्कर में 220 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। अब कहने का मतलब यहां से अगर स्टार्ट करेगा, यहां से फिर पूरा जाते हुए फिर यहां पर आएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो एक चक्कर हो जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी अपनी क्या दौड़ा, परिधि दौड़ा, परिधि दौड़ा या एक चक्कर। तो परिधि के बराबर दौड़ा 220 मीटर पूरी हो जाए, तो उस पथ का व्यास, तो कह रहा है ये व्यास, तो हमको व्यास का ज्ञान नहीं ज्ञात कर सकते, ये पूरी वृत्त की परिधि है, तो क्या व्यास नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं ना। तो जब व्यास ज्ञात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब 2 पाई आर। भाई वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया, देखिए 220 मीटर। कितना दिया आपका 220 मीटर। और आपसे पूछा क्या, देखिए यहां पर उस पथ का व्यास होगा, तो व्यास बराबर क्या होता है आपका, देखिए 2r, 2r होता है। तो 2 इसको अब मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या कि 2r गुणुत्ते पाई बराबर 220 हो सकता है। तो देखिए ये 2r के जगह पे क्या मैं व्यास नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अभी आप लोगों को मैंने बताया, तो व्यास बराबर अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 220 अब बटा के पाई नीचे हो जाएगा आपका, ये जो पाई है वो क्या हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जब इतना हो जाएगा तो इसको अगर मैं साल करूं तो हो जाएगा, देखिए 220 बटा के पाई का मान होता है, देखिए 22 बटा के 7 होता है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, जब 7 ऊपर चला जाएगा, देखिए आपका कैसे जाता है, देखिए यहाँ 220 है तो इसको बटा के 1 मान लेंगे, ये हो जाता है आपका 22 बटा के 7। तो ये ऊपर चला जाता है, ये भाग में है तो गुणा में ये चेंज हो जाता है, तो ये गुणुत्ते हो जाता है कि 7 बटा के 22 हो जाता है। नहीं समझ में आएगा देखिए तो सीधे बात तरीका, देखिए बाहर का बाहर में गुणा कर लीजिए, अंदर का अंदर में गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए 220 गुणुत्ते 7 बटा के कितना हो जाएगा आपका, देखिए 22। तो 22 एक कम 22, 10 हुआ, 7 का 10 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 70 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 70 जो सेंटीमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा दोस्तों। अगला जो आपका और आखिरी जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, देखिए कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:6 है। देखिए एक वृत्त ये हो गया, मान लेते हैं अगला एक वृत्त ये हो गया, मान लेते हैं। अब इनकी अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी बनता है r1 मान लेते हैं, भाई मान लेते हैं। अब इनकी त्रिज्याओं का अब जो अनुपात है वो 4:6 है। क्या कह रहा है, देखिए 4:6 है। अब मान लेते हैं भैया, कभी भी त्रिज्या जो होता है, मैंने आपको अनुपात समानुपात में बताया है कि अनुपात जब दिया, इसका मतलब इन दोनों में जो संख्या आपकी कॉमन रही होगी वही क्या होगा, इन दोनों में से खत्म हो गया है। तो मान लेंगे कि आपकी पहली की त्रिज्या 4r थी और इसकी क्या थी, 6r थी, 6r थी। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों का अगर और काटे तो हम लोग काट लेंगे, क्योंकि देखिए 4:6 दिया तो उतना ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करिए। तो त्रिज्या पता चल गया, इस वृत्त की त्रिज्या देखिए अनुपात अगर 4 इसमें 6 था तो इसका मान लेते हैं 4r रहा होगा इसकी, और इसका क्या 6r रहा होगा। तभी तो अब इसका जब अनुपात करेंगे 4r और अनुपात 6r करेंगे तो ये r से r कट जाएगा, जो कॉमन होता है वही तो कट जाता है, इसका अनुपात आता है। जैसे मेरे पास अगर 10 रुपए हो, मेरा एक दोस्त है उसके पास 25 रुपए हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों का अनुपात क्या है, तो इन दोनों में जो आपका कॉमन होता है वो कट जाता है ना। देखिए 2 पचे 10, 5 पचे 25, तो जो अनुपात हुआ 2:5 में था, तो कहा 10 को गुणुत्ते 5 कर लिए और यहाँ देखिए 5 गुणुत्ते 5, तो इन दोनों में जो कॉमन था उसी को तो हमने क्या किया था, कट किया था ना, कट किया था ना, 5 दोनों का कॉमन था,
तो कॉमन तो क्या था, 5 दोनों में समान कॉमन चीज है ना, 5 है, तो मान लेते हैं वो जो समान राशि है उसको आर नहीं मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं ना मेरे भैया, मान सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि एक्स रहा होगा, एक्स ही मान लीजिए, और आपको अच्छी तरह समझ में मान लेते हैं कि वो क्या था आपका कॉमन चीजें एक्स थी। तो त्रिज्या एक की 4x होगी, दूसरे की क्या होगी 6x होगी। ये समझ में आया? तो कह रहा है तो उनकी परिधियों का अनुपात बताइए। तो वृत्त की परिधियों का अनुपात भाई, वृत्त चल नहीं रहा है, देखिए सही से, वृत्त की परिधियों का अनुपात बराबर, पहले वृत्त की परिधि मान लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि 4 है, तो यहां पर लिख देंगे बराबर, यहां पर इसको अगर मैं यहां पर लिखूं तो हो जाएंगे पहले वृत्त की परिधि बटा के दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटा के दूसरे वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि की फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 पाई, आर का मान देखिए यहां पर पहले वृत्त का क्या है, देखिए 4x दिया है, तो यहां पर लिख देंगे आर की जगह पे 4x बटा के दूसरे वृत्त की परिधि, तो 2 पाई, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 6x है ना, यहाँ पर हम लोग 6x कर लेंगे, तो x तो x आपका कट जाएगा, 2 पाई से आपका 2 पाई कट जाएगा, तो आएगा क्या 4/6 आएगा, या फिर 4 अनुपाते हम लोग 6 करें, या फिर काट देंगे तो 2 बटा के 3 आएगा, 2 दूना 4, 2 3 दूना 6, तो 4/6 या फिर 2/3 अनुपात पूछा है ना, देखिए परिधियों का अनुपात पूछा है, तो ये देखिए बेस्ट रहेगा कि 2/3 हम 3 में बताएं। तो उनकी परिधियों का अनुपात देखिए, त्रिज्याओं का अनुपात अगर उतना है तो 100% श्योर है कि आपकी परिधियों का भी अनुपात हम लोग निकाले तो कितना आपका 2/3 आया। तो दोस्तों इस वीडियो का जितना भी आपका कॉन्सेप्ट था, मैंने पूरी तरह से अपने शिद्दत से कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ में आए, और अगली वीडियो में इसका जो आपके प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वास्तव में आपको वीडियो पसंद आई, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले समझने में और पढ़ने में, क्योंकि एग्जाम है आपका बहुत ही पास, और आप लोग मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, तो मैं वादा करता हूं कि पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा और शिद्दत से और बहुत ही अच्छे से दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।